पंचम झारखंड विधानसभा के 16वें विशेष सत्र के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और जोहार। बजट सत्र के पश्चात हम सभी आज पुनः एकत्रित हुए हैं। पिछले महीने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत देश के सबसे बड़े पंचायत यानी सांसद का चुनाव संपन्न हो चुका है और उसका परिणाम भी आया। इसमें इस सदन से हमारे 4 साथी माननीय श्री नलिन सोरेन, माननीय श्रीमती जोबा माझी, माननीय श्री ढुलू महतो एवं माननीय श्री मनीष जायसवाल इस लोकसभा के सदस्य चुने गए। सदन की ओर से हम उन्हें शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं। हमें उम्मीद है कि गठित सरकार संविधान के अनुरूप संघवाद, समावेशी विकास के साथ वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लेकर आगे बढ़ेगी। इसी के साथ देश के 4 राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। मैं सदन के माध्यम से इन राज्यों के चुने गए सदस्यों एवं नवगठित सरकारों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। माननीय सदस्यगण, हमारे सदन में गांडेय विधानसभा का स्थान गत वर्ष रिक्त हो गया था, जिसका चुनाव परिणाम पिछले महीने आ चुका है एवं माननीय सदस्य श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन नारी शक्ति के रूप में विजय हासिल कर सदन में पहुंची है। मैं इन्हें बधाई देता हूं। साथ ही तीसरी बार नियुक्त हुए युवा, ऊर्जावान एवं संघर्षशील मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। सदन में हम उनका पुनः स्वागत करते हैं। तो मैं एक प्रस्तावक का नाम दे रहा हूं। आप मेरी तरफ से एक बोलने के लिए मौका दीजिए। लास्ट में मैं बोल दूंगा उधर से होने के बाद, उसके बाद सरकार का उत्तर हो जाए। उसके बाद नहीं, देखिए, ये परिपाटी में हमको लगता है कि जब आसन से नाम पुकारा गया है अमर बाबू, और आप भी आसन के पार्ट हैं। आप नेता पक्ष और नेता विपक्ष दोनों संचालन में पार्ट होते हैं, तो आप अगर थोड़ा बोल लेते तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। और जितना समय आपने व्यय इसमें खपाए उतने में तो बात आ जाता है। फिर हम देते। आप बोल लीजिए ना थोड़ा, फिर देंगे ना समय, आपको देंगे। बोलिए, आप शुरू करिए। भानु जी, अच्छा, हम सीपी बाबू को बैठाए आग्रह करके, आपको भी आग्रह करता है, आप भी बैठे, बोल रहे। ठीक है महोदय, आपका तो भाई विशेष, आप है ही हम लोगों के गार्जियन हैं। अच्छा है, हम आपसे बाहर नहीं। चलिए, हम भी आपसे बाहर नहीं है। ये बात हम लोग 5 साल से समझा रहे हैं, आपको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। महोदय, हेमंत जी आए हैं, उनको एक बार बधाई फिर से। 5 साल में दूसरी बार सरकार बना करके विश्वास का मत हासिल करने के लिए आए। उन्होंने कहा कि भाई मंत्रिपरिषद पर विश्वास का प्रस्ताव पेश करता हूं। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री खुद में पूरे मंत्रिपरिषद के दायित्व को समाहित करता है, लेकिन आप 1 घंटे के बाद अभी मंत्रिपरिषद के विस्तार के लिए जाने वाले हैं। अगर बेहतर होता कि आप मंत्रिपरिषद के सारे लोगों के साथ यहाँ बैठते और अपने पूरे मंत्रिपरिषद पर आप विश्वास प्रकट करने के लिए यहाँ मत रखते। ये आपका विशेषाधिकार था और आपने उसका प्रयोग किया, लेकिन इसका मैसेज यही किया है कि आप अपने विधायकों पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे। सभी के मन में ये उत्तरार्ध में 2 महीने में मंत्री बनने की लालसा है, और मंत्री बनने की लालसा इतनी प्रकट है कि आपने सबको को लॉलीपॉप पकड़ा के रखा है कि हम सबको मंत्री बनाएंगे। ये सरकार की बुनियाद ही धोखे से हुई है। ये सरकार ने अपना घोषणा पत्र में ही धोखा लिखा है। इस सरकार ने जो 2019 में अपने लिए बहुमत हासिल किया, इस सरकार का एक प्रबल नारा था, वो था प्रत्येक बेरोजगारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रोजगार देना, नौकरी देना, सरकारी नौकरी देना, और नौकरी ना मिले तो 5,000 और 7,000 का बेरोजगारी का भत्ता देना। ये सरकार का एक बहुत बड़ा युवाओं को ठगने के लिए एक ऐसा जाल था, एक ऐसा ट्रैप था जो इन्होंने प्रयोग में लाया। उससे 2 कदम आगे बढ़ करके हेमंत ने एक और विषय कहा था, हेमंत जी ने, कि
अगर मैं ये नहीं कर पाऊं तो राजनीति से संन्यास भी ले लूंगा। मैं नहीं कह रहा, कई एक वीडियो पूरे देश झारखंड में वायरल है। आप वहां कह करके आप सरकार सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद ये चाहे सहायक पुलिसकर्मी जो अभी यहां तक पहुंचे हुए हैं, आप आ रहे होंगे तो देखे होंगे, इन सहायक पुलिसकर्मियों को भी आपने कहा था कि हम आएंगे तो इनको भी हम परमानेंट करके इनके सैलरी और बाकी डीए सब बढ़ा। हद तो तब हो गई जब आपके मंत्री और आप लोगों ने ऐसा घोषणा करके माला पहन लिया, मिठाइयां खा ली, और मिठाइयां माला खाने के बाद भी आज जब आप उत्तरार्ध में हैं, आप जाने वाले हैं, तब भी वो वहां बैठ करके अपने उसी मांग के लिए आज भी अपने बाल बच्चे के साथ यहाँ ठग करके यहाँ पहुंचे हुए। तो मैंने कहा कि ये सरकार ठग करके ही सरकार सत्ता में आई है और ठग करके ही इन्होंने 5 साल ये सत्ता चलाई है। जब जब युवाओं का आक्रोश बढ़ा, जब जब महिलाओं का आक्रोश बढ़ा, फिर कोई ठगने की नई स्कीम लेकर के आप चले। आप कहें कि भाई इस बार हम आएंगे तो 1 लाख रुपये 1 जुलाई को दे देंगे, खटाखट 8,500 रुपया दे देंगे, ऐसा कह करके आपने चुनाव में जाने का वायदा किया और चुनाव में गए, 1 जुलाई भी पार हो गई, किसी को 1 पैसा नहीं मिला। अभी आप कह रहे हैं 1 लाख दे करके भाई इतना देंगे। महोदय, इससे सरकार में 4 महीने से पेंशन नहीं मिला है। जिस योजना का ये ढिंढोरा पीटते हैं, बूढ़े बूढ़ियों को 4 महीने से पेंशन नहीं मिला है। जिन अन्य योजना का आप ढिंढोरा पीटते हो, 11 महीने 12 महीने से ग्रीन कार्ड होल्डरों को अन्न नहीं मिला है। कितना ठगिएगा महाराज? जो परीक्षाएं आपने ली, वो परीक्षाएं एक भी परीक्षाएं फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, सब में कदाचार के आरोप लगे। जैसे सीजीएल के जितनी एग्जामिनेशन हुए, सारे एग्जामिनेशन में कदाचार का आरोप लगा। पीजीटी के अभ्यर्थी आज सड़क पर हैं, उन्होंने बकायदा पूरे उदाहरण के साथ दिखाया है कि किस तरह से सेटवेट इन्फोटेक जिसने इस एग्जाम को कंडक्ट किया है, उस सेटवेट इन्फोटेक को जैसे सीजीएल की एग्जाम में गड़बड़ी के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया, उसने ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराया। बाकी राज्यों में वो ब्लैकलिस्टेड है, आपने ब्लैकलिस्ट कराया और उसी से एग्जाम भी ले रहे हैं। आपने जेई के एग्जाम में एफआईआर दर्ज किया, एफआईआर आगे नहीं बढ़ा। एक गिरफ्तारी के बाद उसका जो है वो परीक्षा रद्द हुई, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंचा। सीजीएल में जो गड़बड़ियां हुई, उसके लिए एसआईटी का गठन हुआ, विधानसभा के 2 स्टाफ पकड़े गए, लेकिन उस एसआईटी का जांच का कोई नतीजा नहीं पहुंचा। और अभी पीजीटी का मामला, ये पूरे मामले जो हम लोग देख रहे हैं, युवाओं को पहले तो 5 लाख नौकरी तो बहुत दूर की बात है, जो 500,000 जो नौकरियां आप देने के लिए आगे बढ़े, वो भी नौकरी देने के नाम पर नौकरियों को बेचा गया। सारे नौकरियों को आपने बेच दिया, सारे एग्जामिनेशन आपने बेच करके जेएसएससी सीजीएल के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। बावजूद इसके भी आपने उस जांच को पूरी तरह से एकदम ठंडे बस्ते में रखी। क्यों? क्योंकि इसकी सीधी आंच आप तक पहुंचने वाली थी, सरकार तक पहुंचने वाली थी, ये सीधी आंच आप तक पहुंचने वाली थी। आपने उसका कोई ध्यान नहीं लगाया। कई एक अनुबंध कर्मी हो, चाहे पोषण सखी हो, चाहे और सहिया कर्मचारी हो, वो सारे लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। अब पारा शिक्षक भी जिनसे आपने मालाएं पहनी, वो भी आज सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं। महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठगबंधन सरकार थी जो ठग करके सरकार बनाई और वायदा खिलाफी करके आज सरकार को आगे बढ़ाने का काम किया। महोदय, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? कल मुख्यमंत्री जी जगन्नाथ मंदिर में रथ पूजा कर रहे थे, विधानसभा का सत्र आहूत था और 500 मीटर के दायरे में दिन दहाड़े एक पार्षद को गोली मार दी गई। दिन दहाड़े गोली मार दी गई। बगल में गोली मार करके दुकान लूट लिया। कुछ दिन पहले दुकानें लूट ली गई। पूरे झारखंड में एकदम से अराजकता है। लोग कह रहे हैं ना, महाठग रिटर्न अराजकता ऐसी कि अब जंगल राज को भी लोग अब उपमा देना नहीं चाह रहे। इतना गंदा तरीके से यहाँ स्थितियां हो गई है। और ये सारा जो हम लोग गए वहां पे सारे लोगों का एलिगेशन प्रशासन पर है कि प्रशासन के कारण उनके संरक्षण में सब चीजें हो रही। जब वो पार्षद वेद प्रकाश ने बताया था कि उनकी जान को खतरा है, जब डीएसपी और सभी लोगों को इस तरह के मालूम थे, तो फिर
क्यों नहीं उस पे जो उसको बचाने का काम किया, क्यों गोलियां चली, क्यों अभी तक सीसीटीवी और इतना लाखों लोग रहने के बाद भी ये घटना घटित हुई और अभी तक पकड़ा नहीं किया गया। ये सारे चीजें आज झारखंड के अंदर तैर रही है। महोदय, डेमोग्राफी जिसको हम लोग कहते थे, आप कहते थे कि वे डेमोग्राफी जो है ये जो इसका बात करते हैं ये राजनीति करते हैं, ये राजनीति की बातें करते हैं, लेकिन हकीकत ये है महोदय कि संथाल पुराना में डेमोग्राफी आज चेंज हो गई है और ये बातें हाई कोर्ट ने भी मानी। हाई कोर्ट ने भी ये साफ निर्देशन दिया और ये स्टैंडिंग ऑर्डर थ्रू गवर्नमेंट नहीं दिया, उन्होंने सीधे उपायुक्तों को कहा कि सरकार को समझना होगा कि संथाल पुराना के जिलों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है और संथाल पुराना के सारे डीसी इस बात को जानकारी रखे और आपस में समन्वय बना करके इस डेमोग्राफी को कैसे हम रोके, इस डेमोग्राफी चेंज को कैसे रोके, इसके लिए कार्रवाई करें। महोदय, हद तो तब हो जाती है जब गोपीनाथपुर पाकुड़ का सारे हिंदू आबादी है और किस तरह से पर्व की आड़ लेकर के पश्चिम बंगाल से लोग घुसते हैं सैकड़ों की संख्या में और घुस करके हिंदू आबादी पर आक्रमण कर देते हैं, आक्रमण करके उनके घरों को जला देते हैं, बमबाजी करते हैं और जो बंगाल की स्थिति परिस्थिति है आज डेमोक्रेसी वहां जिस तरह से पश्चिम बंगाल में खत्म हो गई है, लोकतंत्र बचा नहीं है, चुनाव वहां फिर होता नहीं है, टीएमसी के गुंडे वहां राज करते हैं और टीएमसी के गुंडे पुलिस के राइफल लूट करके वहां गोलियां चलाने के काम करते हैं। एफआईआर में वहां का झारखंड में जो एफआईआर हुआ उसमें कहा गया पुलिस के हथियार लूट करके पश्चिम बंगाल से इतने उन लोगों का मन बड़ा हुआ है, उन लोगों ने गोलियां चलाई पूरी तरह से, एक तरह से आक्रमण करने का। जब हम लोग गए तो लगा ही नहीं कि वो अंतरराज्यीय विषय है, ऐसा लगा कि अंतरदेशीय विषय है। ये इतना घटना होने के बाद भी जब वहां के पूरे ग्रामीण पुलिस पैकेट के बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, लोग बोलने दीजिए, उनको डरा रहे हैं कि उनके जमीनों को लूट लिया जाएगा, उनको वहां से भगा दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के लोग कह रहे हैं, एफआईआर में बताया गया है, ये डेमोग्राफी चेंज की जो विषय है उसको बताया गया है। आज उनको भगाने के लिए जो काम किया जा रहा है, आज लोग डरे हुए हैं, उनको लग ही नहीं रहा है कि हम यहाँ पर हैं, उनको लग रहा है कि हम बांग्लादेश में हैं। उनको संरक्षण देने का काम कौन करेगा, उनको संरक्षण देने का काम कौन करेगा? महोदय, ये मैं सरकार से कहना चाहता हूं, ना किसी मंत्री का कोई बयान आया, ना मुख्यमंत्री का बयान आया, वो इतने हतोत्साहित थे, उनको लगता था कि हमें अपने जमीन से कहीं उद्वास्तु कर दीजिए, कहीं दूसरी जगह ले जाइए। ऐसे ही अगर हिंदू भागता रहा तो बंगाल की खाड़ी में भी उसको जगह नहीं मिलेगा। महोदय, ये डेमोग्राफी चेंज कर लेकर के इस सरकार के पास क्या जवाब है, उनको देना चाहिए। हूल दिवस अभी मनाया हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी गए वहां, 1855 में सिद्धू कानू ने 50,000 लोगों को वहां भोगनाडी में एकत्रित किया था, आंदोलन की बिगुल फूकी थी अंग्रेजों के खिलाफ, अपने परंपरा को बचाने के लिए, अपने आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने जल जंगल जमीन मां बेटी रोटी को बचाने के लिए वो आंदोलन किए थे। उस समय 50,000 1855 में। महोदय, वो भोगनाडी में जो सिद्धू कानू जी का जन्म स्थली है, उस भोगनाडी में अब 7 परिवार ही आदिवासी बचे हैं, बाकी सारा परिवार चेंज हो गया है। भाई, जब आदिवासी बचेगा नहीं तो आप किस आदिवासी अस्मिता की बात करेंगे? महोदय, 1951 में हो गया, 1951 में संथाल परगना में 44% अब हो गया, 45% आदिवासियों की आबादी थी, हो गया। मुस्लिमों की आबादी 9% थी। अमर बाबू, हो गया। 2011 में जो सेंसस है उसमें अमर बाबू, आदिवासियों की आबादी 44% से घट करके 28% हो गई और मुसलमानों की आबादी 22% हो गई। आगे 10 साल में अभी यदि होगा तो मुस्लिम आबादी आदिवासी आबादी के साथ जुड़ जाएगी। महोदय, वो आदिवासी जा कहां रहे हैं? लैंड जिहाद, लव जिहाद, अब तो वोट जिहाद भी आ गया है। अगर आप ये सरकार जो आदिवासी हित की बात करती है, अगर इसका संरक्षण नहीं करती है, अगर उनको बचाने का काम नहीं करती है, माँ बेटी रोटी बचाने का काम नहीं करती है, हकीकत में सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कथनी और करनी में अंतर नहीं करना होगा। आने वाली पीढ़ी आपको कभी इस बात के लिए जरूर जवाब मांगेगी और अपने को माफ नहीं कर पाएगी कि भाई हमारे लिए हमने जिसको खड़ा किया
जिस पे विश्वास किया उसके साथ क्या अत्याचार किया, क्या अन्याय किया। महोदय, ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। इन्होंने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड तैयार किए हैं। अभी उनके एक मंत्री जेल में है, टेंडर घोटाले को लेकर के 300 करोड़ रुपए से ज्यादा तक का इसमें लगा है। आप समाप्त। महोदय, ये सरकार को जो सरकार दोबारा आने वाली नहीं है, झारखंड की जनता कह रही है। भ्रष्टाचारी सरकार, इस भ्रष्टाचारी सरकार जिसपे इतना बड़ा एलिगेशन लगा, 5 साल में पहली बार ये साइकिल वितरण करे। साइकिल वितरण में भी जब हम लोग गए तो देखे एक नया कंपनी आ गया है, क्रॉस। एक नया कंपनी ही ले आए। एक कंपनी बनाने में, साइकिल बनाने में 5 साल लग गए। महोदय, यहाँ के बच्चों को साइकिल तक मैसर इस सरकार ने नहीं कराया। चलिए, यहाँ के लोगों को चावल नहीं दिया, यहाँ के लोगों को जीने के लिए एक अधिकार नहीं दिया। जो दुष्कर्म की घटनाएं यहाँ हो रही है, जिस तरह से बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, जिस तरह से हत्याएं हो रही है, सिमडेगा के अंदर 3 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हो गई है। आवंटित समय एक सेकंड आपने नहीं छोड़ा। ये 2 महीने एक सेकंड में आपने नहीं छोड़ा। सरकार बनी है, हो गया। ये 2 महीने की जो सरकार बनी है, ये सरकार किस लिए बनी है? 5 लाख रोजगार देने के लिए बनी है, 5,000 7,000 बेरोजगारी का। चलिए, आप 1 मिनट में सत्तर, 1 मिनट। ये सरकार उन तमाम अनुबंध कर्मियों को करने के लिए बनी है, या ये सरकार अपने सारे साक्ष्य मिटाने के लिए बनी है? जो घोटाले हैं, जो घपले हैं, वो घटले घपाले को माननीय नेता साक्ष्य मिटाने के लिए सरकार बनी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष सरकार को बताना चाहिए आपको आसन विशेष अधिकार। और अब हो गया, हो गया। आप आसन को धन्यवाद नहीं दिए, आप आसन को धन्यवाद देते हुए इस आग्रह के साथ, एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। उधर से एक बोलने के बाद अपने दल के एक व्यक्ति को जरूर बोलने का मौका दिलाना चाहिए। माननीय सदस्य श्री चंपा सोरेन जी, माननीय सदस्य श्री चंपा सोरेन जी। महोदय, आज एक ही जनादेश में हम लोग इसके का भी प्रस्ताव को लाया। महोदय, जब 2019 में जो जनादेश प्राप्त हुआ और इस राज्य के अंदर में, इस झारखंड प्रदेश में एक राजनीतिक प्रयोगशाला जैसा होता है। राजनीतिक परिस्थिति हर समय नया नया उत्पन्न होती। जैसे सरकार बनी उसी तरह कोरोना भी आ गया। 2 साल तक कोरोना से प्रभावित रह रहा है। लेकिन राज्य के अंदर में इसकी पूर्ण जनादेश मिलने के बाद भी अस्थिर रहा किसी न किसी रोज से। जब परिस्थिति इस तरह उत्पन्न हुई, देश में फिर नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ। गठबंधन की ओर से मुझे कुछ दिनों के लिए नेतृत्व भी मिला। उसी के बीच में आम चुनाव हुआ, 3 महीना उसी में हम लोग चला। लेकिन आज झारखंड आज अलग होने के बाद 24 साल हुआ। सत्ता या सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों तरफ इस नेतृत्व किया है। हमारे विपक्ष साथी भी अपना समय, लंबा समय तक झारखंड में अपना नेतृत्व किया है। लेकिन प्रदेश में किसी तरह का बदलाव नहीं है।
जहाँ हमारे प्रतिपक्ष के नेता का राष्ट्रीय की जनसंख्या की कमी की बात। ये पूरे झारखंड में इसी तरह की बात है, रांची में भी इसी तरह की बात है। क्यों जनसंख्या यहाँ भी कम हुई आदिवासी का? यहाँ का अलग ही भौगोलिक स्थिति है। झारखंड प्रदेश कभी गरीब नहीं है, अरे धनी प्रदेश है, खनिज संपदा से भरा हुआ है, जल जंगल से भरा हुआ है महोदय। लेकिन यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा उस तरह से आगे बढ़ने का हर कोई हम लोग प्रयास किया, लेकिन नहीं सफल हुआ। प्रयास चाहे सत्ता पक्ष का चाहे विपक्ष का प्रयास रहा है, सफल नहीं हुआ। इसको हम लोग तो सीधे बनाएंगे, इसका ऊपर आरोप करेंगे। कभी न किसी रूप से हम लोग कभी न किसी रूप सत्ता में तो काम जब विपक्ष में वो भी लंबा समय तक रहा। लेकिन यहाँ का मूल भावना, यहाँ का आर्थिक स्थिति, यहाँ का सामाजिक स्थिति, यहाँ का शैक्षणिक स्थिति इसी तरह है। इसीलिए हम समझते हैं सभी हम लोग कुछ ना कुछ करके यहाँ आए हैं, इस कदम तक आए हैं। हम आशा करेंगे जो भी हम भी 5 महीने जितना हमने जनता की कम करने का मेरा प्रयास रहा, बड़ा कम समय, लेकिन ये राजनीतिक लोकतंत्र में ये पार्टी का निर्णय, गठबंधन का निर्णय के साथ चलना पड़ता है। इसलिए महोदय आज बहुत अच्छा है, हम लोग 2019 में हम लोग जनादेश लिए थे। राजनीतिक और चीज कैसे उत्पन्न हुई, ये सब के बीच में है। हमको जैसा लगता है झारखंड प्रदेश में एक प्रयोगशाला है या केंद्रीय एजेंसी का। ये बहुत चीज या सवाल खड़ा हुआ है। हर शहर में, हर क्षेत्र में बहुत से यहाँ का आदिवासी के प्रति में बहुत सा सुरक्षा का कवच कानून भी है। तो कानून रहते हुए भी इस तरह से क्यों हो गया है, ये विचारने भी चाहिए। इसलिए हम जो भी घटनाक्रम हुआ आज राज्य के अंदर में, फिर आज से फिर नया काम का शुरुआत होंगे। हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग सब मिल के ये प्रदेश का जो स्थिति है, इतना धनी प्रदेश होते हुए यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ी वर्ग, यहाँ का अल्पसंख्यक, कोई भी समुदाय हो, एक सकारात्मक विचार हम लोग लेके आगे बढ़े और एक दूसरा का बात किसी तरह से लांछन दे के हम लोग कोई पार नहीं हो सकते। इसीलिए हम लोग एक जनता के बीच से हम लोग आए हैं। जनता की भावना को हम लोग कदर करें। देश के अंदर में एक बड़ा धनी प्रदेश है, खनिज संपदा से भरा प्रदेश है, बहुत अच्छा इनका भौगोलिक स्थिति है। हम लोग कुछ सकारात्मक विचार करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो सकता है किसी में कोई किसी कमी हो सकता है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के सहयोग करके इतना बड़ा धनी प्रदेश को, इतना सुंदर झारखंड को, बड़ा लंबा लड़ाई झारखंड के लिए हो। कोई विद्यार्थी के समय से झारखंड आंदोलन में शामिल हुआ, अपना पढ़ाई छोड़कर
इसलिए यहाँ का इतिहास भूगोल बहुत सा हमारा सदन में हमारा सदस्य साथीगण को अवचित है, कहीं उससे दूर भाग नहीं सकता है। इसीलिए आगे के लिए सकारात्मक सोच के साथ झारखंड की स्थिति को सुधारना, एक जनप्रतिनिधि का अच्छा सोच, अच्छा विचार, अच्छा योजना और पारदर्शिता लाने का हम सबों के बीच मिल के करें। आज जो भी जो 5 साल का जनादेश के बीच में राजनीतिक घटनाक्रम का नेतृत्व परिवर्तन हुआ फिर, और नेतृत्व परिवर्तन का आज हम लोग विश्वास मत हम लोग प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आगे के लिए झारखंड की इतिहास भूगोल झारखंड की सारा चीज को ख्याल करके जिस उद्देश्य से झारखंड आंदोलन को किया गया, हजारों साथी ने यहाँ पर अपना घर द्वार छोड़ के झारखंड आंदोलन को मुकाम पहुंचाया। बहुत सा आंदोलन में बहुत सा विद्यार्थी ने अपना योगदान दिया है झारखंड आंदोलन में। एक दिन अच्छा झारखंड की आदर्श, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी का उनका जो भावना देश के अंदर में एक यहाँ का आदिवासी का एक दिन जगह मिली, सरना धर्म कोट जैसा बात, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जंगल से रह के शहर तक उनका सुरक्षा और देश के अंदर में इनका भाषा संस्कृति, इसका परंपरा हम लोग बचा सके, सम्मान मिल सके, और इस सदन इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए हम सबों ने पार्टी विपक्ष को साथी कर हम लोग अपना झारखंड में हमें बहुत झारखंड आंदोलन के साथ मजदूर और विस्थापित का लड़ाई के साथ ही सदन तक हमने पहुंचा, लेकिन हम लोग उस एक सकारात्मक विचार के साथ हम लोग आगे बढ़े। और जो भी आज फिर विशेष सत्र बुला के विश्वास इसका पक्ष में हो, ताकि हम लोग आगे की इस राज्य की दशा दिशा हम लोग यहाँ के झारखंड के भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ सके। जोहार, धन्यवाद। माननीय सदस्य उमाशंकर अकेला। अध्यक्ष महोदय, विशेष सत्र में जनादेश प्राप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विश्वास मत हासिल करने के लिए आज आह्वान किया गया। इस अवसर पर आपने हमको बोलने का मौका दिया, इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए बने हैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष महोदय, झारखंड निर्माण करने के बाद सबसे ज्यादा किस पार्टी ने राज किया, किस पार्टी ने देश की दुर्दशा बर्बाद किया है, ये सर्वविदित है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के नेता बड़ी गर्भान्वित तरीके से ऊंची आवाज में बोल रहे थे कि आज झारखंड की स्थिति को बर्बाद करने के लिए इंडिया सरकार के दोष देते हैं। बंद कर लेते हैं, आपको आवाज बंद करा दूंगा। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, इनके पास कोई योजना नहीं, हमारी योजना को कहते हैं गलत है।
2000 में माननीय बाबूलाल जी प्रथम मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में मधु कोड़ा जी बने, उसके बाद में अर्जुन मुंडा जी बने, और ये कहते हैं कि आदिवासी के दुर्दशा। इसके जिम्मेवार क्या इंडिया की सरकार है, हेमंत जी जिम्मेवार है। ये खोटी दलील देते हैं और अपने वाहवाही को लूटते हैं। क्या कहते हैं कि आपने वादा किया था। इनसे पूछना चाहता हूं प्रतिपक्ष के नेता को कि 2014 में जब चुनाव हो रहे थे, आज के प्रधानमंत्री उस समय वादा किए थे वो भूल गए और कहते हैं कि युवाओं को आपने क्या वादा किया था कि हर साल हम 5 लाख की नौकरी देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनसे जानना चाहता हूं कि तो बाबू चुप है, इनका हम लोग के गार्जियन रहे हैं, अभी है, अभी भी है, और आप तो मेरे दोस्त हैं। इनसे जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, 2 करोड़ की नौकरी किसने वादा किया? किसने वादा किया? देश के साथ नौजवानों के साथ धोखा किसने दिया? किसने ठगा? भारतीय जनता पार्टी एक झूठा पार्टी है अध्यक्ष महोदय, और धोखा दे करके 14 में 2 करोड़ की नौकरी, 15 लाख रुपया कहां है प्रतिपक्ष के नेताजी? 15 करोड़ 15 लाख देंगे, सबके खाते खुला दिए। सारी माताओं बहनों ने बैंक में लाइन लगा के खाता खुलाया। ये क्या धोखा नहीं है? नौजवानों को धोखा नहीं दिया, गरीबों को धोखा नहीं दिया, महिलाओं को धोखा नहीं दिया। आज माने मणिपुर के घटना क्या अध्यक्ष महोदय कहते हैं यहाँ विधि व्यवस्था नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को कहते रहे कि मणिपुर जाइए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री वहां उनकी सरकार थी अध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं गए? आज किसानों की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, आपने देखा नहीं कि किसान 13 महीना तक हिंदुस्तान के आंदोलन किया, अपनी मांगों के लिए एमएसपी बड़ा लागू करो, और अपने मित्र के द्वारा सारे हिंदुस्तान के खेतों को गिरवी रखने का जो इनका मंशा था, उस मंशा को भारत के किसानों ने तोड़ा और भारत के प्रधानमंत्री को जवाब देने का काम किया। 13 महीना में अध्यक्ष महोदय 700 किसानों ने अपनी जानें दी। किसके कारण? किसके हठधर्मी के कारण? ये कौन जिम्मेवार है अध्यक्ष महोदय? भारत के प्रधानमंत्री जिम्मेवार है अध्यक्ष महोदय। 2 करोड़ की नौकरी देने की घोषणा किया 14 में अध्यक्ष महोदय, कहते कि पूरे हिंदुस्तान के गरीबों का घर का पक्का मकान बना देंगे। अध्यक्ष महोदय इनसे पूछे, 2 साल तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री ने अब प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय विपक्ष के नेता चुप क्यों थे? भारत के प्रधानमंत्री के क्यों नहीं कहा कि झारखंड का हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे और आदिवासियों के साथ अन्याय करने का काम किया है? अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं पैसा दिया? जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी, नौजवान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने वर्तमान में मैं कोई अब वो समय भी नहीं रह गया, क्योंकि शेष कुछ दिन शेष है, हम नए चुनाव पर जाएंगे। लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि बुनियादी चीजें जो चली आ रही थी, आज नहीं, गरीबों के लिए राशन, पेंशन ऐसी योजना 1980 में प्रारंभ हुआ इस देश के अंदर में, लेकिन आज भी वही परिस्थिति देखो, आज भी वैसे ही लोगों के बीच में पेंशन जैसा विषय 3-3 महीना तक उधारी में पेंशन चलता है, राशन 3-3 महीना में 2 साल दाल देने में लग जाए जिस सरकार को। बेसिक चीजें जो कमिटमेंट करके आते हैं, गठबंधन के 400 प्रस्ताव हैं, 400 संकल्प हैं, एक भी संकल्प पूर्ण रूप से पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है।
अब तो विश्वास जनता का लेने का समय आ गया है। अब इसमें अच्छा बुरा जो फैसला होगा वहां पर होगा। राज्य में आज भी जो परिस्थितियां हैं वो सबसे बड़ी परिस्थिति राज्य में रोजगार का है। इस पूरे 5 साल की पूरी अवधि में हमने अपने कमिटमेंट सरकारी रोजगार देने का जो भी आंकड़ा हमने प्रॉमिस किया था, सरकार ने जो तय किया था, अभी तक उसके मैंने इसी हाउस में आपसे कहा था कि 50,000 भी सरकारी आंकड़ा हम लोग पार नहीं कर पाएगी, सरकार नहीं कर पाएगी। कि जो परिस्थितियां रही है, आप तो 20 लाख 25 लाख जो भी आंकड़ा अभी बोला जाता है आपके औसत में, ना ऐसी सरकारी तो छोड़ो, प्राइवेट में भी इस तरह से रोजगार सृजन के लिए भी कोई इस तरह की तैयारी नहीं हुई। नीतियों के नाम पर आई, एक भी पूर्ण रूप से नीति नहीं बन पाया राज्य के अंदर में। ये सारे बोझ हैं, ये प्रस्ताव बोझ बने हुए हैं राज्य के अंदर और सरकार के ऊपर। चलिए, मैं चंपाइदा को बधाई दूंगा क्योंकि आपके कार्यकाल में इस 5 महीना का ही कार्यकाल रहा, लेकिन आपके नेतृत्व में थोड़ा झारखंडी और झारखंडियत का आपने बोध कराया, एहसास कराया, इसके लिए आपको साधुवाद देते हैं। क्योंकि आपने जनतंत्र का आचरण को अपनाया और उसे फलने फूलने का अवसर दिया, जो भी समय मिला आपने दिया है। क्योंकि आपसे लोग सहज थे, लोग मिल सकते थे आपसे। आपने राजतंत्र का आचरण को नहीं अपनाया। फिर से ये गठबंधन राजतंत्र के आचरण में फिर से वापस जा रही है। आप नहीं समझ पाएंगे संबंधों को, आप नहीं समझ पाइएगा संबंधों को। ऐसे ही मैं राजनीतिक परिस्थिति के कारण चंपाइदा का नाम नहीं ले रहा हूं। उनके पीछे सुरेश बाबू पूरे का समर्पण कहीं ना कहीं है। माननीय सुरेश बाबू कर रहे हैं थोड़ा जल्दी। हाँ, मैं आज कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। ठीक, फर्स्ट क्लास। आप बहुत सुंदर बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बोल रहे हैं, लेकिन समय को थोड़ा सा पाबंदी है। नहीं, मैं समय के अंदर ही रहूंगा। ठीक, मैं इससे बाहर आपसे कभी आगे गया ही नहीं ना। जाना भी चाह तो अपने जाने नहीं दिया। नहीं, मेरा इच्छा भी रहता है कि आप आगे जाए, लेकिन क्या करें। चलिए मैं बस मेरी ये सोच जो समय बचे हैं, इस यही आपसे आग्रह होगा कि कुछ दिन से अगर कुछ भी आकांक्षाएं राजतंत्र के लिए अगर शेष है तो वो भी ये लोग पूरा कर ले। लेकिन अब पूरा हिसाब जनता के हाथ में आएगा और जनता निर्णय देगी। बहुमत आपको बधाई और फिर से आपको धन्यवाद इस उपलब्धि के लिए। धन्यवाद। आप साथ है ना सुरेश बाबू, बहुमत के साथ है ना? अग्रिम बधाई दे रहे हैं, इसलिए शंका हुआ आसन को। प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर से सरकार को बधाई देता हूं, आदरणीय हेमंत जी को बधाई देता हूं। और आपको याद होगा कि 29 दिसंबर 2019 को जब पहली बार आदरणीय हेमंत जी शपथ ले रहे थे तो 50 विधायक इनके साथ थे। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, स्थिर सरकार थी। कोरोना के काल आए तो जो बातें चर्चा होती रहती है, लेकिन केवल कोरोना के काल को छोड़ दें तो शेष समय में कभी इन्होंने स्थिर रहने दिया नहीं। एक स्टेबल सरकार को अनस्टेबल करने का प्रयास किया, एक काम करने वाली सरकार को नाकाम करने का प्रयास किया, और ये पूरी दुनिया जानती है, इनकी फितरत रही है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने सुना होगा उस ऑपरेशन लोटस की बात। एजेंसी पकड़े हुए हैं कि जो अच्छी सरकारें हो, विरोधी सरकारें हो, उसे अस्थिर करो, काम करने मत दो, और काम करे भी तो उन कामों को भी कोर्ट या अन्य माध्यमों से बाधा पहुंचाओ। और इसके प्रमाण है इस ऑपरेशन लोटस में ये ईडी, सीबीआई तमाम चीजों को उपयोग करते हैं, जिसके परिणाम है कि आज चुनी हुई लोकतंत्र की 2 मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। अभी सुदेश जी कह रहे थे कि सरकार के कारण ये परिस्थिति नहीं, सरकार के कारण नहीं, ये परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की
अत्याधिक परिस्थिति है जिस कारण ये उत्पन्न हुआ है। और ये तो साफ हो गया जब माननीय उच्च न्यायालय के जमानत के जो ऑब्जर्वेशन सामने आए अध्यक्ष महोदय, उस ऑब्जर्वेशन में ये बातें आ गई कि यह जो हेमंत जी पर आरोप है, माननीय मुख्यमंत्री पर आरोप है, यह आरोप कपोल कल्पित काल्पनिक है। अब इससे आगे बचता क्या है बातें अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आगे इन चीजों को कहूं। अध्यक्ष महोदय देखिए, इन्हें भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार कहाँ है? ये भ्रष्टाचार की कहानी बोलते हैं, मैं तो बोलता नहीं। मैं आज 2-3 किताबों को लेके आया हूं। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे। ये किताब किनकी है? लिखा हुआ है तिजोरी की चोरी, सरजूराय जी की एक किताब है। उसके ऊपर के पन्ने को लेके आया। किसने लिखा? देश के इतिहास में, आप मेरी 2 मिनट में बात समाप्त करता हूं अध्यक्ष महोदय। देश के इतिहास में आप बताएं कि किसी मंत्रिमंडल का कोई मंत्री सरकार के विरोध में भ्रष्टाचार की कहानी लिखती हो? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। और दूसरी किताब में लेके आया हूं अध्यक्ष महोदय, ये बाबूलाल जी का हंसता हुआ चेहरा है। ये है दूसरी किताब, ये 22 पन्ने की किताब है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पर 46 आरोप है भ्रष्टाचार के। जरा इसको आप पाठ बनाएं। आपको भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार है। ऐसे लोगों को अध्यक्ष महोदय, इनके नेता के आरोप है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, इनके नेता के आरोप है अध्यक्ष महोदय। ये मैं नहीं कहता अध्यक्ष महोदय, इन्हें भ्रष्टाचार के विरोध में बोलने का अधिकार नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसके बावजूद भी इस सरकार ने जो कल्याणकारी काम किए वो सब जगजाहिर है। एक एक काम नौजवानों के लिए, किसानों के लिए कर्जे माफी, 200 यूनिट बिजली की माफी, सर्वजन पेंशन योजना, 21 वर्षों से महिलाओं को पेंशन मिलेगा। आपने कभी सोचा? आपने कभी सोचा नहीं। आपने क्या किया? इस किताब में लिखा हुआ है कि सीएनसी और एसपीटी को आपने कहा कि भाई उसमें कैसे हम संशोधन करें। अध्यक्ष महोदय, ये तमाम चीजें मैं जानता हूं कि समय कम है, इसलिए अपनी मान्य सदस्य, अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य, अंत केवल कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, केवल अंत कर रहा हूं ये कहते हुए अध्यक्ष महोदय, अंत में केवल इतना कहना चाहता हूं, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। अब इन्हें राम पर भरोसा था, भगवान राम ने भी इनका साथ छोड़ दिया। अयोध्या में ऐसा तमाचा लगा कि अब राम का भी नाम ये नहीं लेते। अब जय जगन्नाथ पर आए हैं मजबूरी में। जय जगन्नाथ कहता है, भगवान राम को भी ये भूल गए। अध्यक्ष महोदय, अब इन्हें कोई भरोसा नहीं है। और अब हिंदू मुसलमान इस देश में ये नफरत की दुकान अब चलने वाली नहीं है, अब मोहब्बत की दुकान चलेगी। चलिए, और जो ये इंडिया गठबंधन चलाएगा। अंत में इतनी बात कहते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहूंगा इस सरकार और मुख्यमंत्री के लिए कि जो तूफानों में पलते हैं दुनिया वही बदलते हैं। जो तूफानों में पलते हैं दुनिया वही बदलते हैं। जो अपने जिद पर अड़ते हैं हालात वही बदलते हैं। ये हालात बदलने वाले लोग हैं। आइए 2025 में चुनौती देता हूं, आप आधे से अधिक लोग लौट के नहीं आओगे। धन्यवाद, नमस्कार, जोहर। सरजू बाबू का किताब आपने तो नहीं फाड़ा है। सरजू बाबू का किताब आपने तो नहीं फाड़ा है। माननीय प्रदीप जी, सरजू बाबू का किताब आपने तो नहीं फाड़ा है। चलिए, फाड़ा हुआ मिला है। चलिए, माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, यह आज एक बार फिर से इस सदन में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में विश्वास मत का प्रस्ताव रखा है। और ये सदन ने तो 2020 में ही राज्य की जनता के बहुमत के अनुसार उनके नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया था। और इस सदन ने तो कभी अविश्वास प्रकट किया ही नहीं है। वो स्थितियां आई थी, उन्हें गिरफ्तार, उन्हें जेल भेजने की साजिश के बाद ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई। और उस समय ही जिस बात को प्रदीप जी कह रहे थे, पूरा राज्य कह रहे थे, हम लोग भी कह रहे थे कि सवाल ये कार्रवाइयां ईडी सीबीआई की कोई भ्रष्टाचार के आधार पर नहीं है। अगर वो होती
तो झारखंड के जेल भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों मुख्यमंत्रियों से सबसे पहले उनसे भरे गए होते। लेकिन बाद में जैसा कि प्रदीप जी ने भी कहा, पूरे राज्य ने देखा कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों से भी, माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से भी यह बहुत स्पष्ट है कि इन प्रकार व्यक्ति को निशाना बना करके कोई भ्रष्टाचार, कोई ये सारी चीजें नहीं थी और ये स्थितियां उत्पन्न हुई है। और जाहिर सी बात है, तो इस सदन ने जिनके नेतृत्व में सदन ने विश्वास मत किया था, आज फिर उनके जमानत होने के बाद एक बार फिर से उनके नेतृत्व में विश्वास प्रकट कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं बस दूसरी और अंतिम बात कहूँगा, जो समय सीमा है उससे कहते हुए कि समय चूंकि कम है, जिन मुद्दों के लिए, जिन सवालों के लिए विश्वास और अविश्वास तो अंततः राज्य की जनता करती है, और राज्य की जनता ने रघुवर सरकार को हटाते हुए इन पर विश्वास किया था। इसलिए यह जो बचे हुए समय है, ये सरकार को शुभकामना के साथ ही साथ ये जो सितंबर तक का समय है, उन मुद्दों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के 2020 में राज्य की जनता ने सरकार पर विश्वास प्रकट किया हुआ है, आज पुनः सदन से विश्वास मत पारित होने के बाद सरकार उस पर काम करे। सबसे पहले अबुआ आवास में जो त्रुटियां हैं उसको सरकार दूर करे। सरकार ने योजनाएं तो काफ़ी बनाई है, मुझे नहीं लगता है पिछले सालों में कई सरकार ने योजनाएं बनाए हैं। सवाल उसके डिलीवरी में जो दिक्कतें हैं उसे ठीक करे। जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, तत्काल उनको नियुक्तियां दें। जिनके परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके रिजल्ट दें, और जो लंबित है उनके यह लें। ये अगर सितंबर तक करे सरकार, तो सही मायने में वो 2020 का जो सदन इस सरकार के प्रति, इनके नेतृत्व में जो राज्य की जनता ने विश्वास जताया है, वो एक बार फिर से वह विश्वास दृढ़ होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं विश्वास मत के समर्थन में। सरकार का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री। अब छोड़ दीजिए, अब देने से 4 आदमी को देना पड़ेगा, 4 को देना पड़ेगा। अब छोड़ हो गया, हो आप सब बोल दिए, आप चार आदमी को देना पड़ेगा। सरकार का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज सदन में हमने यह प्रस्ताव लाया है कि सरकार विश्वास मत हासिल करे, और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उस पर वाद विवाद भी चल रहा है, और इससे पहले भी जब आदरणीय चंपेश्वर जी ने अध्यक्ष महोदय, आदरणीय चंपेश्वर जी ने विश्वास मत लिया था। बैठिए ना यार, बैठिए। अरे बैठिए ना अध्यक्ष महोदय, सदन नेता का बात हो रहा है। मान्य सदस्य, आप लोग तो बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए ना, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। पूरा सोनू जी, अध्यक्ष महोदय, सोनू जी आप लोग बैठिए। ये ऐसे ही आचरण करेंगे। सोनू जी बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। चलिए आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। चलिए माननीय मुख्यमंत्री, आप लोग बैठिए ना यार, बैठिए ना। चलिए अनुज जी, आप समझदार आदमी है, आप समझदार आदमी है। चलिए अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी, तो पुनः मुझे यहाँ देखकर कैसा महसूस हो रहा होगा, इनके आचरणों से दिख रहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये फिर से अपने आचरणों के अनुरूप व्यवहार में आ गए हैं।
खैर उससे कोई चिंता नहीं है। मुझे पता है कि आज इन लोगों के पास कोई राजनीतिक ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। आज धन बल संवैधानिक संस्थाओं के बदौलत आज अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने का प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम पूर्ण करें। इनको जवाब देने के लिए आप हमारे पास पूरा समय है। भाषण को आप लोग नहीं झेलिएगा तो चलेगा, मान्य नेता जितने दिख रहे हैं इनमें से आधे भी आ जाए वापस अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में तो इनको चेहरा दिखाई दिया है, अब बचा है राज्यों का चुनाव और बहुत जल्द ये चुनौती और ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये सीधा हमारे सरकार महागठबंधन के साथ होगा, जहां एक एक करके इनके जो सोच है, इनके जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र इन्हीं को जब्त कर दिया जाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सभी आदरणीय सम्मानित विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करूंगा। आदरणीय चंपा सोरेन जी का धन्यवाद प्रकट करूंगा कि विगत 5 महीनों में उन्होंने बिल्कुल निर्भीक निडर होकर सरकार को भी चलाया, सरकार को भी बचाया। नहीं तो ये लोग जिस तरीके से खरीद फरोख्त और ऑपरेशन लोटस का सहारा लेकर धन बल लेकर ये सड़कों पर घूमते हैं और उन पर नजर ईडी सीबीआई नहीं पड़ती, इनको सिर्फ विपक्षों पर पड़ती है। मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय इस सदन में बैठे हुए लोग अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो उन संस्थाओं से सीधे तौर पर संपर्क रखते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय वो भी निपटेंगे। सभी के बारे में बहुत अच्छा खासा हमने अनुभव ले लिया है, अब इनकी एक दाल भी नहीं गलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। इस प्रस्ताव पर विनिश्चय माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर मत विभाजन के माध्यम से होगा। सचिव मत विभाजन की घंटी बजाएं। सचिव मत विभाजन का घंटी बजाएं। घंटी बजाइए।
भानु जी अभी 5 तो गया है। हो गया? हो गया? हाँ बंद करो। हो गया? जो प्रस्ताव के पक्ष में है वहां कहे, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। गिनिए, उधर गिनिए। उधर गिनिए। हो गया? माननीय सदस्यगण, आप लोग बैठ जाइए। जो प्रस्ताव के विपक्ष में है, वो ना कहे और अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। जो प्रस्ताव के विपक्ष में है वहां कहे, ना कहे और अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। जो प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहे और अपने स्थान पर खड़े हो जाए। विधानसभा के पदाधिकारीगण प्रस्ताव विपक्ष में खड़े मान्य सदस्यों को गिनती करें। जो खड़े हैं उन्हीं को गिनती करें। फालतू काम करता है, जो लोग खड़े हैं और प्रस्ताव के विपक्ष में है उन्हीं का गिनती करेंगे। जो लोग अपने आसन पर खड़ा है और प्रस्ताव के विपक्ष में है उन्हीं लोगों का गिनती करेंगे विधानसभा के पदाधिकारीगण, और उसका रिजल्ट मेरे पास लाएं। चलिए, उसका रिजल्ट, गिनती का रिजल्ट मेरे पास लाएं। अभी तो सब चलेंगे। चलिए, परिणाम आ गया। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 45 मत प्राप्त हुए और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 मत प्राप्त हुए। और एक बार मैं पढ़ देता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में 45 यानी 45 मत प्राप्त हुआ और प्रस्ताव के विपक्ष 0 मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में पूर्ण विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।